नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल के महाराष्ट्र स्पेशल में आपका स्वागत है। 288 सीटें, 158 राजनीतिक दल, 4136 उम्मीदवार, 9 करोड़ 53 लाख मतदाता। महाराष्ट्र में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में प्रचार का दिन अब खत्म हो गया है। अब फैसले की बारी है। फैसला मतदाताओं को करना है, मुद्दों पर करना है और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए करना है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने तमाम दावे किए हुए हैं, विपक्ष ने तमाम वादे किए हैं। चुनावी घोषणा पत्रों से लेकर चुनावी बयानबाजियों तक नजर डाले तो इस चुनाव के 4 से 5 फैक्टर समझ में आते हैं। पहला है ध्रुवीकरण का, दूसरा है महिला कल्याण या ये कहें महिला लाडली बहना योजना का, तीसरा है किसान सम्मान का और चौथा है जाति और मराठा आरक्षण। और उसके साथ साथ बाकी है 2 दलों के 4 टुकड़े और उनमें आपसी वोट ट्रांसफर का अनुपात। इन्हीं 4-5 फैक्टर के बीच महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला होना है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के मतदाता भी इन्हीं मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं या फिर उनके यानी मतदाताओं के मुद्दे नेताओं की परिचर्चाओं में, उनकी भाषणों में अलग है? उनसे अलग ये मुद्दे हैं क्या, ये भी हमें देखना है। तो सवाल है कि क्या महाराष्ट्र का वोटर विकास, महंगाई, रोजगार, किसान के नाम पर वोट डालेगा या फिर चुनावी जुमलों, रेवड़ियों और डायरेक्ट बेनिफिट वाली सत्ता के शॉर्टकट्स वाली घोषणाओं और दावों के चक्कर में फंसेगा? महाराष्ट्र में 2 दलों के 4 टुकड़ों के साथ पहली बार ये प्रादेशिक चुनाव होने जा रहे हैं। क्या मतदाता सियासी विरासत का फैसला करेगा? क्या राज्य की तकदीर का फैसला करेगा? इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद यह हमारी चर्चा शुरू होगी। सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद बांटेंगे तो काटेंगे, जहर सांप शहजादे औरंगजेब मुस्लिम कोटा। और जब बटे थे तो कटे थे। महाराष्ट्र के चुनाव में ध्रुवीकरण की सियासत के चंद नमूने हैं जो महायुति और एनडीए की लड़ाई में सामने आए। क्योंकि वोटों का झुंड धर्म मजहब के नाम पर जितना इकट्ठा होता है उतना किसी और नाम पर नहीं। और नंबर बताते हैं कि 2019 में एनडीए को 14% मुस्लिम वोट मिले थे और कांग्रेस गठबंधन को 77% मुस्लिम वोट मिले थे। फिर 2024 में महायुति को 12% तो अघाड़ी को 74% मुस्लिम वोट मिले थे। अब महायुति को एनसीपी के आधे टुकड़े की बदौलत कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए तो मिल जाए। हिंदू वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अघाड़ी जाति आरक्षण का कार्ड चल रही है। जाति जनगणना, जात न्याय जनगणना होने दो। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात तो कभी कांग्रेस ने नहीं की। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा चुनावी दारोमदार महिलाओं के वोट के आशीर्वाद पर टिका हुआ है। यही वजह है कि लाडली बहन योजना के 1500 रुपए के मुकाबले एनडीए ने 3000 रुपए की गृह लक्ष्मी का ऐलान कर दिया। क्योंकि महाराष्ट्र में हुए पिछले 2 चुनावों में महिला वोटर्स का रुझान महायुति के लिए चिंताजनक तो अघाड़ी का हौसला बढ़ाने वाला था। आंकड़े बताते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए को 50 के मुकाबले यूपीए को 35% ही महिला वोट मिले थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते एनडीए के लिए 5% घटकर 45 और इंडिया के पास 7% बढ़कर 42 हो गए। महिलाओं के बीच घटते इसी वोट जनाधार को बरकरार रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार आज महाराष्ट्र के कुल 4 करोड़ 46 लाख महिला वोटर्स में से 2 करोड़ 34 लाख गरीब औरतों को 1500 रुपए महीने मिल रहा है। यानी औसतन हर विधानसभा में 80,000 औरतों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। और अघाड़ी वादा कर रही है कि वो दोगुनी राशि महिलाओं के खाते में भेजेगी। किसान वो नाम है जिसके कल्याण का नारा आजादी के बाद से आज तक लग रहा है, मगर अधूरा कल्याण पूरा नहीं हो पा रहा। जिस महाराष्ट्र में देश का सबसे अधिक असिंचित क्षेत्र है, जिस महाराष्ट्र की आधी से अधिक 55% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, जहां करीब 1.25 करोड़ घर कृषकों के हैं, जहां 78% किसान छोटे किसान हैं, वहां उनके कल्याण के लिए पानी, बीज, खाद, बाजार और दाम की बहस में उलझने के बजाय
सरकारें डायरेक्ट बेनिफिट दे रही हैं ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ले सके। महाराष्ट्र के किसानों को मदद की जरूरत है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए शानदार संकल्प लिए गए। किसानों का हमारे ऊपर विश्वास है। किसानों को 12,000 रुपया सालाना देती है। किसानों की फिक्र के नाम पर तमाम दावों में सबसे बड़ा दावा सम्मान का है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि राज्य के 1 करोड़ 20 लाख किसानों को 17 किश्तों में करीब 32,000 करोड़ रुपए दे दिए। बाकी सिंचाई, बीज, खाद दाम तो मिलता ही रहेगा, लेकिन नकदी से उम्मीद बड़ी है। महाराष्ट्र में नेताओं के लिए चाहे जो मुद्दे रहे हो, जनता के लिए इस बार बड़ा मुद्दा अजब गजब गठबंधनों वाला है। 2 दलों के 4 टुकड़े इस बार ऐसे गठबंधन में हैं कि वोटर कंफ्यूज है और इस कंफ्यूजन का फायदा अघाड़ी को ज्यादा वोट ट्रांसफर की शक्ल में मिलता दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा के दौरान अघाड़ी के दलों में वोट ट्रांसफर का औसत 79% था, तो महायुति में 64% ही वोट ट्रांसफर हुए। मिसाल के तौर पर कांग्रेस एनसीपी के 72% मुस्लिम वोट उद्धव की शिवसेना को ट्रांसफर हो गए थे। यानी अघाड़ी में वोट ट्रांसफर ठीक ठाक हो रहा है और बीजेपी महायुति में शिवसेना और एनसीपी के जिन आधे आधे टुकड़ों के साथ लड़ रही है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं होना महायुति के लिए चिंता का सबब हो सकता है। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो अघाड़ी की ओर से जाति, संविधान, आरक्षण, अदानी, धारावी, रोजगार और किसान का मुद्दा उछाला जाता रहा, तो महायुति की ओर से विकास, महिला सशक्तिकरण, किसान सम्मान के दावे के साथ तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पलटवार किया जाता रहा। जबकि महाराष्ट्र की जनता के लिए इस चुनाव के असली मुद्दे भी विकास, महंगाई, बेरोजगारी और किसान जैसे सक्रिय मुद्दों तक ही रहे। फिलहाल दावों और वादों का शोर थम चुका है और अब फैसला महाराष्ट्र के 9 करोड़ 53 लाख मतदाताओं को करना है कि महाराष्ट्र के विकास की गाड़ी महायुति खींचेगी या अघाड़ी। आज तक ब्यूरो। तो अब महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव प्रचार थम चुका है और अब महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 23 तारीख को महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में होने वाले उपचुनाव का फैसला होने वाला है। महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव प्रचार थम चुका है। 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 23 तारीख को काउंटिंग होगी और उसके बाद तय होगा कि इन 2 राज्यों में किसकी किस्मत में जनता ने फैसला किया हुआ है। एक तरफ है इंडिया अलायंस, महाराष्ट्र में हम इसे महाविकास आघाड़ी कहते हैं, और झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस जो एनडीए के खिलाफ खड़ा है, और महाराष्ट्र में एनडीए को महायुति कहते हैं और महायुति के खिलाफ महाविकास आघाड़ी खड़ी है। तो चुनाव प्रचार अब थम रहा है और 20 तारीख को अब वोट डाले जाएंगे। तो दंगल शुरू करते हैं और हमारे साथ दंगल में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम शुक्ला, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक जमाने में दोपहर का सामना के संपादक हुआ करते थे और अब बीजेपी के साथ में है। अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, महाराष्ट्र से ही है, और आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना कि कौन से 5 मुद्दे महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में हमारे सामने आए, कौन सा मुद्दा ऐसा है कि जिस पर महायुति की सारी नजरें टिकी हुई है? शुक्ला जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? चलिए, प्रेम शुक्ला के पास आवाज पहुंचेगी, तब तक अतुल लोंढे से शुरू करते हैं। कैसे चैलेंज करेंगे आप? कौन से मुद्दे, जो 5 मुद्दे हमने गिनवाए थे, उसमें से कौन से मुद्दे पर आपकी दारोमदार है? आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में, पूरा ध्यान तो अडानी की तरफ था, बाकी महाराष्ट्र के लिए क्या लेकर आए आप महाविकास आघाड़ी की तरफ से? देखिए, राहुल जी ने तो शुरुआत ही की थी महिलाओं से और किसानों से, और जिस तरह से अदानी को महाराष्ट्र बेचा जा रहा है, देखो व्यापार करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन लूटमार करने के लिए जरूर मनाही है। और उन्होंने गिनकर दिखाया कौन से प्रोजेक्ट जा रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट को किस तरह से लूटा जा रहा है। साहिल, आप मुंबई में रहते हो, मैं भी मुंबई में काफी रहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है देश में जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है? जब सारे फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स, एसबीआई का लो, आईसीआईसीआई का लो, एलआईसी का लो, हर इसका, नाबार्ड का, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये
गुजरात में क्यों चला गया? केवल मुंबई का महत्व कम करने के लिए। तो ये महाराष्ट्र की जनता जानती है कि किस तरह से महाराष्ट्र को तोड़ा खचोटा और लूटा जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र की जनता जानती है और किस तरह से हमारे रोजगार छीने गए, उद्योग छीने गए। नागपुर में मिहान बना है, मिहान में कितने वायदे किए थे देवेंद्र फडणवीस ने और गडकरी ने। मैं ही जानता हूं, मैं नागपुर में रहता हूं। हर साल 50,000 रोजगार निर्माण की बात थी ना। योगी का प्लांट लगा, योगी को इतनी महंगी जमीन दिया है लेकिन संतरे का प्लांट अब तक वहां पर लगा नहीं है। टाटा एयरबस का मिला था, वो भी चला गया। तो ये सारे मुद्दे जो है ये अहम मुद्दे हैं। और देखिए किसान की इतनी बड़ी बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, कितना झूठ बोले थे कि पहला साइन किसान के कर्जा माफी पर होगा, 1.5 गुना एमएसपी देंगे। मैं कल वर्धा में था, दाबड़ी में यवतमाल से उन्होंने वायदा किया था, क्या वो पूरा हुआ है? आज भी 2013 से कम है सोयाबीन के दाम, एमएसपी नहीं दे पा रहे, 1.5 गुना देने की बात करते। तो ये धोखा जो है ये हुआ है। और आपने देखा होगा 2019 के बाद जितने चुनाव हुए 95% चुनाव भाजपा हारी है। और भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बॉम्बे, पुणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर ऐसी बड़ी बड़ी महानगर पालिकाएं जो है, ऐसी 27 महानगर पालिका के चुनाव वो लेने की हिम्मत नहीं। इसलिए आगे आगे डेट्स लेते जा रहे। तुषार मेहता अपीयर नहीं होते हैं। और मैं सत्ता में वापस आया तो 2 महीने में ओबीसी का आरक्षण दूंगा। मैं मुद्दे बता रहा था आपको साहिल जी। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ये है ना, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ये है ना कि मुंह में निवाला जा रहा है ना, वो कभी कभी छीन जाता है। आप जो इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं ना, उससे हरियाणा जैसी स्थिति भी हो जाती है। तो उसका तो डर नहीं है। प्रेम शुक्ला जी भी ज्वाइन हो चुके हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले उसका भी तो डर नहीं है। आपस में ही आप इतने लड़ पड़े महाविकास आघाड़ी में कि कहीं हरियाणा जैसी स्थिति ना हो जाए। बाकी तो वादे मुद्दे वो सब तो दरकिनार, लेकिन आपके इलेक्शन मैनेजमेंट में तो गड़बड़ी नहीं नजर आएगी। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात तो साहिल ये है कि आप ये नहीं बता रहे दर्शकों को कि 39 जगह पर बीजेपी की और अलायंस पार्टनर्स की फ्रेंडली फाइट चल रही है। कहां कौन किसको गिरा रहा है। अभी हमारे नागपुर में एक जगह शिंदे के राइट हैंड जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए यहाँ बैठे, शिंदे का भी नहीं सुन रहे और देवेंद्र फडणवीस का भी नहीं सुन रहे। मैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ आपको पता है। तो ये तो महाराष्ट्र में अलग ही चल रहा है और मुंह से निवाला छीनना महाराष्ट्र के कांग्रेस को आता है, आपने देखा भी है। बात वो नहीं है, बात यह है कि जनता जो है, जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। आप कितना भी करो, मैं देख रहा था आज मैं बूथ लिस्ट वेरीफाई कर रहा था, जितने वोटर जहां जो पॉकेट्स बीजेपी को नहीं मिलते हैं वहां पर वोटर के नाम कम करने की भी कोशिश हुई है। तो अलग अलग तरीके से जिसे इलेक्शन मैनेजमेंट आप कहते हो, ये जनता के साथ और लोकतंत्र के साथ धोखा करने की कोशिश जो है वो भाजपा करती है और ये जनता देख रही है। तो मुद्दे ये है अभी मराठवाड़ा में। शुक्ला जी, कौन से मुद्दे लेकर जाओगे आप? कटोगे तो कटोगे का मुद्दा लेकर जाएंगे, लाडली बहना का मुद्दा लेकर जाओगे, या फिर महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो बढ़ता कद है उसका मुद्दा लेकर जाओगे? कौन सा मुद्दा लेकर अब जाओगे 20 तारीख को? देखिए, हम तो विकास का मुद्दा भी लेकर जाएंगे और जो महाविनाश आघाड़ी के भ्रष्टाचार और विनाश की गतिविधियां उनका मुद्दा भी ले जाएंगे। और आप ही स्वीकार रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का कद बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी आपका आभार। तो कृपा करके मुझे बताइए ना कि विकास पर जो है अतुल लोंढे पाटिल जी की पार्टी को क्या बात करने का अधिकार है। 1964 में जो है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब जो है नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक की बात हुई थी। और कब जाकर बना? 2024 में। नेहरू जी चले गए, इंदिरा जी चली गई, राजीव जी चले गए, सोनिया जी का कार्यकाल पूरा हो गया, राहुल जी की आधा राजनीतिक जीवन समाप्त है। लेकिन ये कभी जो है नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक इनके जीवन काल में साकार नहीं हुआ। इसी तरह से जो है, आपको याद हो रहा है 1972 का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट था। 1972 कब इंदिरा जी का युग था, 1972 से लेकर 2024 में कब साकार हुआ? तब सारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस कब मिली ट्रांस हार्बर लिंक को? जब देवेंद्र जी सीएम बने। कोस्टल कब मिली? जब देवेंद्र जी सीएम हुए। समृद्धि महामार्ग कब बना? जब देवेंद्र जी सीएम हुए। जलयुक्त शिवार कब बने? जब देवेंद्र जी सीएम हुए। लाडली बहन योजना कब साकार हुई? जब एकनाथ जी सीएम हुए। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, क्या उपलब्धियां ये लेकर जाएंगे। और हाँ, हम कहेंगे जो बांटने का प्रयास करते, जिन्होंने इस देश को बांटा, रक्तपात कराया, जिन्होंने इस देश में जो है जाति पाति धर्म भाषा के आधार पर लोगों को बंटवारा करके अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति अपनाई, अगर हम उनके विरुद्ध इस देश के संविधान निर्माताओं की जो संविधान के प्राकथन की का जो उद्घोषणा है उसके अनुकूल अगर हम ये बात करते हैं, तो बांटने वालों की छाती में निश्चित तौर पर धड़कनें बढ़ती हैं, उनको पीड़ा होती है और वो कोलाहल करते हैं।
लेकिन हम इस देश को ना तो बंटने देंगे, इस देश के समाज को तो ना बंटने देंगे, न जाति के आधार पर, न पांत के आधार पर, न प्रांत के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न गोत्र के आधार पर हम बंटने नहीं देंगे। हम सबको एक करके सेफ रखेंगे। हम जानते हैं कि इनके कार्यकाल में मजहबी नारा लगाकर किस तरह से जो है निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता था, किस तरह से बम कांड होते थे। नारा कौन सा है फाइनली, हम कौन सा नारा मान के चले? शुक्ला जी, शुक्ला जी, हाँ, शुक्ला जी कौन सा नारा मान के चले? एक है तो सेफ है मान के चले, या बटेंगे तो कटेंगे मान के चले? ऑफिशियल नारा कौन सा है आपका? नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। चलिए, दूसरे एक दूसरे के पूरक है, पूरक नारे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है। केशव प्रसाद मौर्य जी और पंकजा मुंडे जी को पूछना चाहिए कि भाई ऑफिशियल नारा कौन सा है? दोनों को समझ में आ गया है, दोनों समझते हैं और दोनों ने स्पष्ट भी किया। दोनों को समझ में आ गया है। चलिए अतुल लोंडे जी, दोनों ने स्पष्ट भी किया। अतुल लोंडे जी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में, फिर आशुतोष के पास भी मुझे जाना है, संगीत रागी जी भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाना है। लेकिन शुक्ला जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब 15-20 साल के बाद हमें मुंबई गोवा हाईवे के बारे में यही उदाहरण देने पड़े, जिस तरीके से हमको ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में उदाहरण देने पड़ रहे कि 25-30 साल तक वो बना ही नहीं, खुद नितिन गडकरी बोल चुके हैं, कहीं उसका उदाहरण नहीं देना पड़े। पक्का बनेगा? नहीं, हमारे कार्यकाल में बन जाएगा। चलिए निश्चित। चलिए लोंडे जी जवाब दे दीजिए। साहिल, ऐसा है कि गारंटीड शुक्ला, इन्हें सबकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है। सिर्फ अरबी समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारा दैवत है, हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है, वहीं की परमिशन नहीं मिल रही। जल पूजन हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, टेंडर वगैरह निकला है, जिनको जो फायदा होना है उन्होंने फायदा किया है। इनको यही नहीं समझ में आया कि मालवन में पुतला गिरा छत्रपति शिवाजी महाराज का, हमारे स्वाभिमान पे, अभिमान पे और सम्मान पे ठेस पहुंची। अभी तक देवेंद्र फडणवीस ने उसकी माफी नहीं मांगी है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये क्या सोचते हैं, महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। इनको अभी तक परमिशन नहीं मिली हिंदू मिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने के लिए। 2013 में हमने एक्विजिशन करके दिया था, आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये मन में कुछ अलग, पेट में कुछ अलग और दिमाग में कुछ अलग रख के जो बात करते हैं, ये महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझती है। ये विकास की बात धीरे से, पहले से विकास इतना ही नाम लेंगे, फिर विकास गांडो थे के हो जाता है और बराबर हिंदू मुसलमान पर आएंगे, बराबर बटेंगे तो कटेंगे पर आएंगे। फिर अजीत दादा क्या कहते हैं? तो मैं एक ही बात कहूंगा, नवाब मलिक आपको मुबारक, इकबाल मिर्ची आपको मुबारक। शुक्ला जी कुछ जवाब देना है आपको? एकदम। नवाब मलिक तो जब जेल में थे तब भी आपने जो है मंत्री बनाकर रखा था, तो आपको अत्यंत मुबारक है नवाब मलिक। और आज भी उद्धव ठाकरे का ये आभार व्यक्त कर रहे हो, क्योंकि हमने तो उनको अपना प्रत्याशी नहीं माना। तो नवाब मलिक आपको मुबारक, दाऊद इब्राहिम भी आपको मुबारक। और दाऊद इब्राहिम का भाई नूरा इब्राहिम कांग्रेस का पदाधिकारी था। टाइगर मेमन का जो है, टाइगर मेमन का वीजा जो है वो आपने दिलवाया था। टाइगर मेमन जो बमकांड वाला है ना, उसका वीजा कांग्रेस के एक सांसद ने दिलवाया था। टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, ये सारे कांग्रेसी थे। और इकबाल मिर्ची को जो है, इकबाल मिर्ची को जो है आपकी कांग्रेस के सरकार ने मुआवजा भी दिया था। इतने बेशर्म और निकम्मे थे आप, इतने बेशर्म और निकम्मे आपकी सरकार थी, आपकी इतनी निकम्मी सरकार थी, इतनी निकम्मी सरकार थी आपकी, इतनी बेशर्म सरकार थी। दोगला गाली है, फिर मैं इनको हरामी कहूंगा चलेगा? दोगला गाली है, मेरे को हरामी कहूंगा चलेगा? इस तरह के शब्द प्रयोग होंगे, दोगला कर मैं हरामी कहूँ चलेगा? साहिल भाई चलेगा, हरामी सब चलेगा? चलिए दोगला और हरामी चलिए हो गया लोंडे जी, शुक्ला जी, हो गया। मैं समझ सकता हूं कि भाई किसको क्या मुबारक, लेकिन आशुतोष, जनता के लिए क्या मुबारक है? ये जो चल रहा है उसमें जनता के लिए क्या मुबारक है? महाराष्ट्र में इन्फ्लेशन रेट 5.38% तक पहुंच चुका है, देश के इन्फ्लेशन रेट से भी ज्यादा है। क्या मुबारक होना चाहिए जनता को? सोयाबीन के फार्मर्स जो 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर करते हैं, 4,500 रुपए से ज्यादा उनको मिल नहीं पा रहा है, उनके लिए क्या मुबारक रहेगा? किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव को हम देखें, 7,000 वैकेंसीज निकलती है, 7 लाख लोग तक पहुंच जाते हैं, एप्लीकेशंस निकल जाते हैं। किस चीज को मुबारक जनता माने? आशुतोष, और उसके बाद संगीत रागी भी बताएंगे। देखिए साहिल, महाराष्ट्र का चुनाव तो इस बारे में होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर कौन सी सरकार ने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया है। इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा वहां होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र आज की तारीख में बैंकरप्ट स्टेट होने के कगार पे पहुंच चुका है। अगर 2022-2023 का अगर आप आंकड़ा ले तो 7,10,000 करोड़ का वहां पे महाराष्ट्र के ऊपर कब्जा था, जो 2023-2024 में बढ़ के 7,80,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा।
अगर पार्टियां इतनी ही कॉन्फिडेंट होती कि अपने बल पे चुनाव जीत सकती है, तो ना तो शिवसेना टूटती और ना ही एनसीपी टूटती और ना ही लाडकी बहना योजना लाने की कोशिश करनी पड़ती। अब जो चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से फ्रीबीज लुटाया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाप कहते थे और कहते थे ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 2 अक्टूबर को ग्वालियर में उन्होंने ये बात कही थी। तो अब 90,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन महाराष्ट्र के ऊपर आने वाला है। आप सोचिए कि इस वक्त विदर्भ के अंदर जो सोयाबीन की जो एमएसपी रेट है वो 4,800 रुपए है और किसान वहां 3,600 रुपए में सोयाबीन अपना बेच रहा है। तो ये जो डाइकोटमी है, ये इसको ऐसा तो है नहीं कि भारत का किसान या भारत का विदर्भ का किसान इस बारे में भूल जाएगा कि भाई हम खर्चा करते हैं 5,000 रुपए और हमको रिटर्न मिलता है 3,000 रुपए या 3,500 रुपए, तो उसका हिसाब तो वो देगा। अब ये हिसाब कितना आगे तक जाएगा, कितना आगे तक नहीं जाना, कहना थोड़ा मुश्किल काम है। आप चले जाइए, प्याज के दाम किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और पिछले दिनों जो खबर आई है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज की तारीख में बेरोजगारी अपने आप में बड़ा मुद्दा है, महंगाई अपने आप में बड़ा मुद्दा है, किसानों के साथ जो दिक्कतें विदर्भ के एरिया में और दूसरे इलाकों में हो रही हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। अगर उस पर वोट पड़ना है, और मुझे लगता है उसी पर वोट पड़ेगा, तो फिर आने वाले 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले नतीजे भी हो सकते हैं। संगीत रागी जी, किस पर वोट पड़ेगा आपको लगता है? आपने भी तो चुनाव प्रचार देखा है, आपने भी तो देखा है कि किस तरीके से भाषण हो रहे थे, कई जगहों पर अनेक मुद्दे उठाए गए, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है 2022 के बाद उमड़ी, उसकी भी काफी चर्चा हुई है। क्या उस पर लोकसभा में वोट डल चुका है? क्या अभी भी महाराष्ट्र की जनता उसके बारे में सोच सकती है, या चीजें बदल गई है? सरकारी योजनाओं की घोषणाओं की वजह से चीजें बदल गई है, या वो भी कम पड़ रहा है तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए साहिल जी, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। जब हम फुटबॉल का मैदान में गेंद खेलते हैं तो एक पार्टी, इसको हम बिहार में बोलते हैं लंगी मारना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फाउल खेलना। यदि एक पार्टी यदि फाउल खेलती है तो दूसरे पार्टी के लिए फाउल खेलना मजबूरी हो जाता है। 2024 के चुनाव में हमने सभी लोगों ने माना है कि कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता के कारण जनता ने वोट नहीं किया। ये खटाखट जो है ये चला, लोगों को लगा कि अरे हम तो चुनाव के खत्म होने के बाद ही कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से खटाखट मिलेगा। तो जनता इतनी ही हमारी विचारी होती है कि आप इसे बेवकूफ बना सकते हैं। दूसरी बात, फिर संविधान, किसी ने नहीं कहा था कि संविधान ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने नहीं कहा था कि संविधान में संशोधन करके हम आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन इन लोगों ने चुनाव इस पर हुआ। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मैं ये फ्रीबीज का उत्तर दिया हूँ। दूसरी बात, मेरे मित्र को अक्सर आजकल एक इकोनॉमिक्स का उनका बैकग्राउंड नहीं है उसका, लेकिन आंकड़े जरूर लेकर के आते हैं। तो मैं उनका एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र आज मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स के कैटेगरी में माना जाता है। दूसरी बात, कर्ज कितना बोझ लेता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 1 लाख रुपए लेते हैं और 1 लाख का शराब पी जाते हैं और 1 लाख जो है कहीं और देते हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आप डालते हैं तो वो आपके लिए काम आता है। तो आंकड़े जो है वो राष्ट्रीय की कोई आवश्यकता, इसका कर्ज से डूबा हुआ है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था आज भी जो है वो आगे है। भारतीय जनता पार्टी को ये करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखा इस देश का मुसलमान न महंगाई पर वोट करता है, न बेरोजगारी पर वोट करता है, न सोयाबीन पर वोट करता है, न प्याज पर वोट करता है। वो हर कृषक का से फतवा आता है, वो आज जो वेटिकन। संगीत रागी जी, आपके आवाज में कुछ दिक्कत है। संगीत रागी जी, आपके आवाज में कुछ दिक्कत है, शायद टेक्निकल इशू है, जरा वो ठीक करवा लेते हैं। क्योंकि आपके, जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि फुटबॉल में फाउल का जवाब फाउल से दिया जाता है। आप थोड़ी आवाज आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाउल करने वाले को फुटबॉल में अंपायर रेड कार्ड दिखाते हैं। जनता के पास वो सहूलियत है नहीं, आप ऑप्शन ही उनके पास 2 है,
महायुति है या महाविकास आघाड़ी है, लेकिन जहां तक मैं इकोनॉमिक्स को समझता हूं, महाराष्ट्र में एग्रेरियन इकोनॉमिक्स का इशू हो गया है पूरी तरीके से। 12% जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा है, लेकिन 55% जनता उस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और उसके बावजूद भी 3000 से ज्यादा किसान अकेले विदर्भ में हर साल सालाना कोई भी सरकार आए आत्महत्या करते हैं। यह महाराष्ट्र की एग्रेरियन इकोनॉमी की आज की स्थिति है। यह भी बात तो कहीं ना कहीं देखनी होगी ना। इसी का तो झटका लोकसभा में लगा था ना। रागी जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष भी कुछ कहना चाहेंगे। रागी जी। देखिए साहिल जी, आप एग्रेरियन क्राइसिस में उस इलाके में घूम करके आया हूं और मैं जानता हूं कि ये बात बहुत सच्चाई है, लेकिन उसका एक चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या कारण है कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है वहीं पर इस प्रकार की चीजें घटित हो रही हैं। आज के दिन में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी यही मुद्दे उठाती थी। आज के दिन में कर्नाटक में किसानों की कितनी आत्महत्याओं का केस है। आप बिहार में आप किसानों का आत्महत्या का केस आप नहीं सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आत्महत्या का आप सुनेंगे। कहीं ना कहीं इस चीज पर कोई एक और मुद्दा है जो मुझे लगता है आज चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए कि किसान आत्महत्या में क्या सिर्फ यही बात है या इसके इतर भी बातें हैं। और जो मैं कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जो कटेंगे बटेंगे इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट को गोलबंद किया है। वोट जिहाद एक तरह से इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करती है, इसलिए उनको हिंदू इकट्ठा करना मजबूरी है या एक आवश्यक है। मैं खुले तौर पे बोलता हूं, क्योंकि इस देश का मुस्लिम समाज सेकुलर मुद्दों पर वोट नहीं करता है। तो कांग्रेस को एक बिठाया, एक कॉम्युनल वोट मुसलमानों का मिलता है, आर्क बिशपों का, क्रिश्चियनों का एक मुक्त वोट मिलता है। आखिर इस वोट को कैसे काउंटर किया जाए जब राहुल गांधी देश के हिंदू समाज को जातीय आधार पर तोड़ना। आशुतोष, चलिए आशुतोष जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या वादे किए थे वो भी मुझे दिखाना है। आशुतोष, आपको जवाब देना है, दे दीजिएगा। देखिए साहिल, संगीत रागी अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको हिंदुत्व के बारे में कोई समझ है। अभी वो कह रहे थे कि जो वो ऋण लेके जो है चीजें चलती है, तो चारवाक का सिद्धांत है, ऋणम कितना गवम प्रवेद। तो जो चारवाक के समर्थक है वो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आती है बात। सुन ली, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया भाई, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं तो नहीं आपको डिस्टर्ब किया। मैं तो समझता था कि आप वेद पुराण के उपासक, आप तो चारवाक के समर्थक, तो अच्छी बात है ना, कम से कम चारवाक के समर्थक है। आप ऋण लेके घी पीने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात सुन लीजिए। ये जो आरएसएस और बीजेपी की तरफ से है कि दो लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए संगीत जी, मुझे बोलने। अरे रागी जी सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे तब सुन ही रहे थे सब लोग। आशुतोष बोल लीजिए, रागी जी बोलने दीजिए उनको, उनकी बात सुन लेते हैं ना कम से कम। उसके बाद मुख्यमंत्री को भी सुनना है। साहिल बार बार ये बात कहते हैं मुसलमान एक होके वोट करता, मुसलमान एक होके वोट करता। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान का जो अपर कास्ट है 80% बीजेपी को वोट करता है। तो क्या वो कम्युनल वोट है? क्या कहना चाहते हैं आप? अरे थोड़ा तो पढ़ लिख के आया करिए कम से कम। तो अपर कास्ट जो आंख बंद करके बीजेपी को वोट कर रहा है, क्षत्रिय जो है वो करीब 88% वोट कर रहा है, ब्राह्मण 91% वोट कर रहा है, वैसे 84% वोट करता है। तो क्या माना जाइए? अरे भाई उनकी प्रेफरेंस है, उनको लगता है कि अपर कास्ट को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके इंटरेस्ट की रक्षा करती है, उनके वोट कर। मुसलमानों को लगता है कि विपक्ष उनके हितों की रक्षा करते, उनके साथ वोट करता है। अगर आप इस पैमाने पर करेंगे तब तो भाई फिर तो अपर कास्ट को भी उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ये भी किसी कोई जिहाद का हिस्सा होगा संगीत रागी के भाषा में। तो एक चीज महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विदर्भ के अंदर जो किसान और लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उसका समाधान ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं। और ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो महाराष्ट्र हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हाउस माना जाता था, जिसको उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार कम होता जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या एकनाथ शिंदे जिम्मेदार है? क्या उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है? लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आज की तारीख में। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हमने पूछा था कि भाई सोयाबीन फार्मर्स को आप क्या दे रहे हैं करके, क्योंकि अभी अचानक केंद्र सरकार ने कहा कि भाई प्रोक्योरमेंट बढ़ा लीजिएगा, कीमत बढ़ा के करवा दीजिएगा करके। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या बोला वो सुनते हैं, उसके बाद
कांग्रेस से मुझे पूछना है कि भाई आप 7,000 का वादा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में भी इतना आप नहीं दे रहे हैं सोयाबीन फार्मर्स को। पहले मुख्यमंत्री को सुनते हैं और उसके बाद चलते हैं कांग्रेस के पास। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था? अभी सोयाबीन और कपास के जो दाम कम हुए हैं, मेरी पीयूष गोयल जी से मेरी बात हुई है, मेरी सहकार मंत्री गृह मंत्री अमित शाह सर से मेरी बात हुई है। अब जो एमएसपी है, ये सोयाबीन का एमएसपी के भाव से 4,892 रुपये के दाम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाफेड जितने सोयाबीन है उसको खरीदेगा। अच्छा, 15% मॉइस्चर के साथ। 15% मॉइस्चर हो फिर भी और एमएसपी देगा। जितने सेंटर खोलने खोलो, वो तुरंत खुले जाएंगे और सभी किसानों को राहत दी जाएगी। तो लोडे पाटिल जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि हमने तो दिया है। पीयूष गोयल से बात हुई है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई प्रोक्योरमेंट बढ़ाइए, 1 हफ्ते पहले का नोटिफिकेशन था, मैं देख रहा था। और आप कह रहे हैं कि 7,000 रुपए देंगे। आपके गारंटी पत्र में तो सोयाबीन का जिक्र भी नहीं था, लेकिन कर्नाटक में 3,500 के ऊपर आप नहीं दे रहे हैं। उसका आप क्या करेंगे? यहां पर 7,000 और कर्नाटक में 3,500-4,000। ये कैसे होगा? कैसे किसानों को जीतेंगे? आपको वोट दिया है लोकसभा के टाइम पे। बिल्कुल सही बात है, दोनों जगह उनको दिया जाएगा। एक बात तो यह है कि अभी सीसीआई के सेंटर जो खुले हैं ना, 20 लाख मीट्रिक टन हम खरीदेंगे, ये बोला जाता है, कभी बोला जाता है 13 लाख मीट्रिक टन हम खरीदेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि 3,800 मीट्रिक टन के ऊपर आज भी खरीदारी नहीं हुई है और केवल 15 दिन के लिए ही सीसीआई के सेंटर खुले हैं। ये फैक्ट है महाराष्ट्र की, और इसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई सामने भी लाई है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के किसान को अलग देंगे और कर्नाटक के किसान को अलग देंगे। यहाँ जो बात हुई वहां पर भी वो बात हुई और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करके ये सारी बात हुई है। लेकिन जो बार बार अपनी भाषा का स्तर और गाली गलौज जो करते हैं कि दोगले को साथ इन्होंने हरामी को जोड़ा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने बाप से जाके पूछ ले कि हरामी का मतलब क्या होता है। ये देखो इनका दोगलापन है। अरे कहां आप चुनावी रैली की तरह घुस गए। भाई मुद्दों पर बात कीजिए। हरामी, बाप, ये सब छोड़ दीजिएगा। जनता को पसंद नहीं आता ये सब चीज। लोकसभा चुनाव के समय पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस किसी ने इस तरीके का भाषण किया नहीं सुना गया। इस बार आप देखिए, प्रधानमंत्री आए थे, एक भी शब्द भटकती आत्मा से लेकर कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरे तरफ से भी जब भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, संभल के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्रेम शुक्ला जी और अतुल लोंढे जी दोनों को मुझे कहना है कि भैया थोड़ा संभल के शब्दों का प्रयोग करिएगा। संगीत रागी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस बात को लेकर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा यह भी बना था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टियां टूटी, उस पॉलिटिकल पार्टी को टूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कारण दिया गया वो लोगों ने नहीं माना है। दोनों की आवाज नहीं आएंगी लोंढे पाटिल जी, ये शब्दों का प्रयोग ना करे तो अच्छा है। दोनों को मैं कहना चाहता हूं। संगीत रागी जी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लोकसभा में तो यह बात नहीं मानी गई थी। लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, जिस तरीके से पार्टियां टूटी हैं, पार्टियां तोड़ी हैं, जो भी फैसले हुए हैं वो सही नहीं माना उन्होंने। आपके यानी ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल में जो आर्टिकल लिखा गया था उसमें, विवेक जो साप्ताहिक निकलता है महाराष्ट्र से, उसमें जो रिपोर्ट आया था उसमें आपके ही वोटर नहीं मान रहे थे कि अजीत पवार साथ में आना ठीक नहीं है। क्या इस बार बात अलग होगी? क्या लोग वो बात भूल चुके हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दे निकले थे। 2 पार्टियों का 4 होना ये पसंद नहीं आया था लोगों को। साहिल जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी में आने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन लेने के फैसले को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवकों ने बहुत अच्छा नहीं लिया था। और इसका बहुत बड़ा कारण था कि जो व्यक्ति कल तक भ्रष्ट था वो एकाएक दूध का धुला हुआ कैसे हो सकता है, और इस पर एक आपत्ति थी। और मुझे लगता है वो आपत्ति आज भी भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों को कहीं ना कहीं खटकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में मैं एक चीज कहता हूँ, डेमोक्रेसी में 2 बुराइयों के बीच में कई बार चुनाव होता है। एक कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन गुड एंड द बैड, और डेमोक्रेसी इज ए चॉइस बिटवीन समटाइम बिटवीन बैड एंड वर्स, बिटवीन वर्स एंड वर्स्ट। तो उसके बीच में आपका मूल्यांकन करना, नागनाथ के बीच में चुनना होता है। कई बार चुनाव करना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि शिवसेना की महत्वाकांक्षा, शिवसेना उद्धव ठाकरे क्यों गए? ऐसा तो नहीं था कि जो आज गरिमा उनको वहां प्राप्त है उससे कम गरिमा यहाँ प्राप्त थी, बिल्कुल नहीं थी।
लेकिन वो इसलिए गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही थी महाराष्ट्र में और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी परिवारवादी पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, उद्धव ठाकरे को लगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनके बेटे कल जाकर के वारिस नहीं हो सकते हैं। यदि उनके बेटे को अगला वारिस बनाना है महाराष्ट्र की राजनीति में तो उनको भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को काट करके रखना पड़ेगा। और दूसरा बहुत बड़ा कारण था कि शरद पवार का गेम बहुत साफ था। यदि हम शिवसेना को खत्म कर देते हैं, तोड़ करके ले आते हैं और कमजोर कर देते हैं तो आने वाली लड़ाई जो होगी वो एनसीपी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे देश की राजनीति में जहां कांग्रेस पार्टी जब भी तीसरे नंबर पर फिसल जाती है तो फिर वो दूसरे तो छोड़ दीजिए, पहले तो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाती है। महाराष्ट्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव इकलौता उदाहरण आपको मिलेगा। यहाँ पर उनका पाला पड़ गया जो है वो अमित शाह जी से, जिन्होंने, ये स्वाभाविक है कि यदि एक अलग हट करके निकलता है, आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की राजनीति क्या हिंदुत्व की राजनीति रह गई थी, जो अफजल खां के पुष्प माला चढ़ाने वाले लोगों के साथ खड़े। लेकिन संगीत रागी जी, ये बात भी तो सही है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का प्रचार करने के बावजूद भी यूपी और बिहार की तरह महाराष्ट्र में 40% तक वोट शेयर तक नहीं पहुंच पाए ना बीजेपी। शिवसेना, महाराष्ट्र एक अकेला स्टेट है कि दो पार्टियां कहती है कि भाई हम हिंदुत्ववादी पार्टी है। ये भी तो बात सही है ना। यहाँ पर देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है, यदि आप देखेंगे कि शिवसेना की वोटरों में जो बढ़ोतरी हुई है वो आपको सीएसडीएस का डेटा भी कहता है और बाकी लोगों ने भी कहा है। और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आज के दिन में शिवसेना का वोटर हो गया है। यह मजेदार कंट्राडिक्शन है। और मजेदार, मैं फिर कहता हूं कि हिंदुओं का वोट जो है एक मुश्त तो नहीं, एक बहुत बड़ा वर्ग शिंदे अगर सबका साथ सबका विकास हो सकता है तो सबका वोट क्यों नहीं हो सकता? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लिबरल फेस लेकर के आई थी, सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास। लेकिन इस देश के मुसलमानों ने क्या किया? इस देश के मुसलमानों के लिए तो दीन सबसे महत्वपूर्ण हो गया। और मैं कहता हूं ये लड़ाई जाति बनाम धर्म नहीं है, ये बनाम आज के दिन में धर्म बनाम धर्म हो गया है। मैं ये खुली बात, ये प्रेम शुक्ला जी मैं नहीं बोलना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी जिसका जिक्र खड़ा हो पाता है। ठीक है संगीत रागी जी जो जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई किस वजह से पार्टियां फूटी, क्यों कांग्रेस यहां गई, शरद पवार की पार्टी किस तरीके से फूटी। अजित पवार ने एक बहुत जबरदस्त खुलासा कर दिया कि अडानी इसमें बीच बचाव का काम कर रहे थे, वो मध्यस्थ थे कि एनसीपी और बीजेपी एक साथ आए करके। इसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि अजित पवार जब कहते हैं तो हमको लगता है कि भाई वो खुद वहां पर मौजूद थे। तो क्या इस तरीके से एनसीपी और बीजेपी एक साथ आने की कोशिश हुई है क्या? जो अजित पवार कह रहे हैं वो कितना सही है? बाद में अजित पवार ने स्पष्ट किया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। आपने उसका आधा ही चीज पकड़ा है। अजित पवार जी ने स्पष्टता से कहा कि एनसीपी स्वयं शरद पवार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने के पक्षधर थे। 2014 में भी उन्होंने ये काम किया था, 2019 में भी ये काम किया था। शरद पवार जो है कांग्रेस को तोड़ने का काम किसने किया? सबसे पहले 78 में तोड़ा, 99 में तोड़ा। तो शरद पवार तो बारंबार तोड़ते रहे स्वयं। उसके लिए शरद पवार ने किससे प्रेरणा ली, ये कांग्रेस के लोग जाने। दूसरी बात साहिल जी कि बारंबार कांग्रेस के प्रवक्ता गालियों का प्रयोग करें, मैं अगर उसके तत्सम शब्दों का सिर्फ बता दूं कि प्रयोग करूं क्या, तो मैं गालीबाज हो जाता हूं। क्या कांग्रेस के लोगों को गालियां देने का लाइसेंस आज तक दे रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। कोई नहीं दे रहा है। मैंने उनका आवाज भी बंद किया था, आपका भी आवाज बंद किया था। आपको तो पता है सर, मैं किसी की गाली नहीं हम सुनते। हम मुद्दों पर बात करेंगे। मैं तो मुद्दों पर बात कर रहा हूं, आप भी मुद्दों पर रहिए और अतुल लोंडे भी मुद्दों पर रहेंगे। बताइए। पहली गाली पर ही रोकना चाहिए, पहली गाली पर ही रोका जाना चाहिए, क्योंकि अभद्र शब्दों का प्रयोग आपके चैनल पर, ठीक है, आप बोलिए। किसी के लिए भी क्यों प्रयोग करना भाई? गलत है, गलत है। प्रयोग से बात कर सकते हैं तो कृपा करके। हाँ, अजीत पवार ने जो कुछ कहा वो स्पष्टता से कहा कि शरद पवार जो है भारतीय जनता पार्टी से पहले वार्ता करने का काम स्वयं शरद पवार ने किया। बाद में वो बैक ट्रैक कर गए और शरद पवार पीछे हटे, और तब मैं पीछे नहीं हट पाया। ये अजीत पवार ने स्वयं बारंबार विविध साक्षात्कारों में ये बात रखी है और अजीत पवार ने ये कहने का प्रयास किया है। और ये सत्य नहीं है क्या?
1978 में कांग्रेस किसने तोड़ा था? वो शरद पवार थे कि नहीं थे? 99 में कांग्रेस किसने तोड़ा था? और जब कांग्रेस 99 में शरद पवार तोड़ रहे थे तब वो जो है गलत व्यक्ति थे। जब वो बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी ने वही एनसीपी तोड़ दी तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अतुल लोंढे पाटिल जवाब देंगे। कांग्रेस को तोड़े शरद पवार तो ठीक है, शरद पवार को अजीत पवार तोड़े तो अच्छा नहीं है। ठीक, अतुल लोंढे जी जवाब दीजिए, फिर आशुतोष आखिर में बात करेंगे। देखिए, ड्यूअल पॉलिसी तो मैंने बता दिया, अभी मैं ड्यूअल पॉलिसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैंने देवेंद्र फडणवीस का वीडियो तो जो विधानसभा में कहा था, उन्होंने वो वीडियो जनता के सामने आपके माध्यम से रख दिया। अब मुझे इन्होंने संविधान के बारे में देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोले थे। विवेक देबरॉय कौन है जिन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट दोनों हटा देना चाहिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन से? ये अनंत हेगड़े जो इनके मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि 400 सीट हमें चाहिए संविधान बदलने के लिए। वैसा अरुण गोविल ने कहा, ज्योति मिर्धा ने कहा, लल्लू सिंह ने कहा, ये सारे जिम्मेदार पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठने वाले सांसद लोग जो है, उन्होंने कहा उसके खिलाफ कभी देवेंद्र फडणवीस हो या फिर नरेंद्र मोदी जी हो या फिर अमित शर्मा जी हो, ये अमित शाह जी हो, इन लोगों ने कभी भी उसके खिलाफ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही इनके इस स्टेटमेंट से हमारा संबंध है, ऐसा कभी नहीं कहा। तो ये हो गई पहली बात। अभी दूसरी बात रही, इन्होंने कहा कि शरद पवार जी ने 78 में 99 में भारत में आयाराम गयाराम जो है ना, वो पॉलिटिकल जो डिसीजन लिए उसको तो जनता ने स्वीकारा नहीं, उसका जनता ने जवाब भी दिया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों की इच्छा नहीं, पॉलिटिकली इधर उधर से जाना अलग बात है, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दबाव डालकर लेके जाना अलग बात है। राजदीप सरदेसाई की खुद की बुक में जो उन्होंने खुद कहा था, छगन भुजबल साहब ने, कि मैं ईडी की वजह से 75 साल का हो चुका हूं, 17 महीने जेल में रहा, फिर मुझे जेल में जाना नहीं था इसलिए मैं चला गया। अजीत पवार जी को पता चला कि सुनेत्रा भाभी जी को भी जेल में डालने वाले पसीने पसीने हो गए, और वो जो है पार्टी में चले गए, और मेरे ख्याल से उसके विटनेस आप भी हो, जहां तक मेरी जानकारी है। तो ये सारी बातें जो है जनता के सामने पहली बार है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर, व्यवस्था के इस्तेमाल से, चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और कई संस्थाएं जो है, डीआरआई है, एसएफआई है, ये सबको इस्तेमाल करके जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई है, वो इस देश ने देखा है, बिल्कुल देखा है, पूरे देश ने देखा, और पूरे भारतवर्ष में देखा है। जो नेशनली करप्ट पार्टी थी, जिनको यहाँ पर आकर किस तरह के दूषण लगाए गए, चाहे बिल्कुल हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर टीडीपी के 4 राज्यसभा के सांसद, शुक्ला जी 20 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है जी। 20 सेकंड है आपके पास। देखिए, ये बारंबार इस बात को कह रहे हैं, करुणानिधि जो राजीव गांधी के हत्यारे हुआ करते थे, करुणानिधि से प्यार इनको क्यों हो गया? वो तो बहुत जो है पावन प्यार था। शरद पवार ने 99 में कांग्रेस तोड़ी। महाराष्ट्र के राजनीति की या पूरे राजनीति की यही तो ब्यूटी है कि कल का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है, और आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है। और महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 2 साल से इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती हुई नजर आ रही है, और अब वक्त आ चुका है कि इन सारे मुद्दों पर जनता को फैसला करना है। 20 तारीख को इसका फैसला होगा, 23 तारीख को हमें यह फैसला पता चलेगा, जो लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो दंगल में फिलहाल आज मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।